बच्चों, अब हेलोएरीन के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आपको बता रहा हूँ। हेलोएरीन, ARENE, हेलोएरीन, ठीक है। अब तक आपने देखा हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से दे देते, परंतु हेलोएरीन जो है ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। हेलोएरीन में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर जो होता है वलय में इलेक्ट्रॉन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्म बंध में हो जाता है, ठीक है नहीं। हेलोएरीन में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वलय में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ किस में रहते हैं, संयुग्म बंध में रहते हैं। इसको हम आपको बताते हैं डायग्राम के जरिए। इस कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। इस कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। तो हेलोजन जो है ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण जो इसका ऊपर बताया आपको कि जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन साथ संयुग्म में रहते हैं, उसको हम डायग्राम के जरिए अनुनादिक जो अनुनाद स्ट्रक्चर है उसको हम निम्नलिखित तरीके से बनाते हैं। ये देखो हमारा हेलोएल्केन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा अंदर को पुश होगा, ठीक है ना। और ये जो है ये इसको पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पुश करता है, ठीक है ना। तो इसका कई सारे अनुनादिक संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी, इस जगह पे एजिटेज रहेगा और यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इसमें। ये डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ इससे कम हो जाती है और ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है। इस कारण इस क्लोरीन को रिप्लेस करना मुश्किल होता है। इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। अब मैं इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। देखो ये अभी आगे बढ़ता जाएगा, ये इधर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इससे पॉजिटिव आवेश पे आ जाता है इसमें। अब आप देखिए, अब कंडीशन इसकी यहाँ पर आ गई है। अब ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इसकी अनुनादिक संरचनाएं इस प्रकार होंगी। ये इस तरह का हमें संरचना देखने को मिलेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ मूव करेंगे और ये जो है यहाँ जाएंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर फिर अपने पुरानी जगह में आ जाएगा जैसे पहले था। इस प्रकार हमें अनुनादिक संरचना देखने को मिल रही है। इस अनुनादिक संरचना की वजह से ये जो क्लोरीन हेलोजन परमाणु इस बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है ये हेलोएल्केन के मुकाबले अधिक स्थायी होता है और इसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। हालांकि कुछ कठिन परिस्थितियां ड्रास्टिक कंडीशन के आधार पर हम एक प्रक्रिया कर सकते हैं, जिसको भी हम कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसमें हम कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्रियाएं करा सकते हैं। परंतु ये जो बेंजीन रिंग, इसमें बेंजीन रिंग के साथ अनुनादिक संरचनाएं बना रहा है, यानी कि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो संयुग्मन में रहने के कारण जो विभिन्न प्रकार की जो इसमें अनुनादिक संरचनाएं हमको देखने को मिल रही हैं, इस कारण क्या हो रहा है, एक तो इसकी बॉन्ड लेंथ हमारी कम हो जा रही है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जा रहा है और इसको जो है इसको रिप्लेस करना मुश्किल हो रहा है, ठीक हो गया। इसका एक रीजन और है, आप देखेंगे जो हमारा CH3CH2X है और जो बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 संकरित कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है ये sp2 संकरित कार्बन है, ठीक है। तो इसमें जो S करेक्टर है, S परसेंटेज जो आ रहा है इसमें 25% आएगा। इसमें जो S करेक्टर है ये 33% है,
यानी इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है। एस कैरेक्टर ज़्यादा होने से ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, और अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के साथ इसमें जो CX बॉन्ड होगा मोर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो देन दिस, ठीक है ना। इस वजह से भी जो है ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक इक्वेशन दे रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हेलो एल्केन जो होते हैं हेलो एरीन के मुकाबले ज़्यादा आसानी से न्यूक्लियोफिलिक इक्वेशन दे रहे हैं। उसका एक वन ऑफ द रीजन जो है ये है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा है उसमें कार्बन कौन सा संकरित है। यानी कि हेलो एल्केन में कार्बन sp3 संकरित है और हेलो एरीन में कार्बन sp2 संकरित है। इस कारण एस कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ने के कारण के बीच में CX बॉन्ड जो होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर हो जा रहा है और इसमें कम स्ट्रॉन्गर हो रहा है। ठीक हो गया। फिर भी कुछ कंडीशनों में हम न्यूक्लियोफिलिक इक्वेशन आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक इक्वेशन करते हैं। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। यदि मैं इसकी क्रिया NaO से कराता हूँ तो आसानी से क्लोरीन आयन रिप्लेस नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि हमें 600 कुछ टेम्परेचर लगाते हैं, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं। यानी प्रेशर भी लगा रहे हैं, टेम्परेचर भी लगा रहे हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जब रिएक्शन कराते हैं तब जाके कहीं ये Cl आयन जो होता है रिप्लेस होके OH आयन को ले लेता है। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस। तो एग्जाम आता है डाउ प्रोसेस क्या है। तो डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन का NaOC क्रिया करा रहे हैं, जलीय NaOC क्रिया करा रहे हैं 623 केल्विन और 330 एटमॉस्फेयर प्रेशर में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोबेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि एक और कंडीशन में ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक इक्वेशन देता है यदि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन अपने ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है। माना इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्रुप, माना NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से प्रेजेंट है। इससे क्या होता है, इसका जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्रिया आसान हो जाती है। ठीक है। अब यदि हम कराएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। अब 445 केल्विन टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आसानी से हमारा क्या हो जा रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ग्रुप बढ़ते जाएंगे, अब जैसे देखो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, एक ऑर्थो पोजीशन पर है, एक पैरा पोजीशन पर है। अब ये जो है ज़्यादा आसानी से करेगा। ठीक है ना। अब ये इसमें टेम्परेचर की जरूरत कम हो जाएगी, 368 केल्विन पर आसानी से ये क्या करेगा, हमें NaOH क्रिया करा रहे हैं, ये आसानी से जो है OH हमारा रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तो इसका नाम है, इसका नाम सॉरी, इसको यहाँ पर NO2 लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। 4 नाइट्रोफिनॉल हो गया, इसका ये नाम है 4 नाइट्रोफिनॉल। 4 नाइट्रोफिनॉल नाम बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है। ये होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। 1 2 3 4 नंबरिंग 1 2 3 4 करेंगे। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक हो गया। ये 2,4 डाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन हमारा है ना। या इसका हम एक नाम और रख लें इसमें, इस जगह है 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो
बेंजीन, इसका IUPAC नाम है, ठीक है ना। 1-chloro-2,4-डाइनाइट्रो बेंजीन से 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हमें मिल रहा है, ठीक हो गया। अब यदि इसमें तीन पोजीशन पे यदि हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाते हैं तो ये और आसान हो जाता है। NO2 यहाँ लगा है, एक NO2 यहाँ लगा है, एक NO2 यहाँ लगा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन या 1-chloro-2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, कोई भी नाम से लेंगे। यदि इसका हम सीधे गर्म कर रहे हैं NaOH के साथ, प्रेजेंस ऑफ H2, मतलब जलीय NaOH कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये आसानी से हमारा क्लोरीन ग्रुप जो है OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो होता है आसान हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा यौगिक बन गया ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे TNP या पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक हो गया। ये हमारे वो सब्स्टिट्यूशन क्रियाएं हैं जिनको हम ड्रास्टिक कंडीशन में यानी कठिन परिस्थितियों में करा सकते हैं, और जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन अपने ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को बाहर निकालने में आसानी कर रहा है। यानी कि एक अंदर से क्लोरीन को बाहर प्रेशराइज कर रहा है, दूसरा बाहर से जो एक ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करना चाह रहा है। अब दोनों का मिला जुला असर ऐसा हो रहा है कि आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्रियाएं हमें दे देती है, ठीक हो गया। ये मैंने आपको बताया था लास्ट में भी आपको इसमें कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप में यदि हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो क्या होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक क्रियाएं देने लग जाती हैं। परंतु यदि मेटा पोजीशन पे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो ये कोई अभिक्रिया नहीं देती है। इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी एनालिसिस देखी थी कि ऑर्थोपेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो NO2 समूह वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देती है, और इस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाता है। परंतु मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डेंसिटी है ही नहीं वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इनके मुकाबले कम होती है। अतः यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव आवेश को ये स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता है, ठीक है। इस कारण मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हेलोएरिन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन तो आप इधर से कह देंगे कि सीधी सी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके मुकाबले कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, NO2 समूह जो होता है निगेटिव आवेश को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता है, और इस कारण जो होता है यहाँ पर इसकी क्रियाशीलता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको मैं एक रीजन और बताने जा रहा हूँ। ये हमारा है हेलोएरिन, और ये हमारा बेंजीन। हेलोएरिन जो होते हैं बेंजीन के मुकाबले कम रेट, यानी इनके बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है हेलोएरिन से, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम हो जाता है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है हेलोएरिन से ज़्यादा होती है। दूसरी लैंग्वेज में हेलोएरिन जो होते हैं लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। तो कहते हैं यहाँ पर माइनस ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, माइनस आयन प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो माइनस आयन प्रभाव के कारण जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी प्रकृति जो होती है
जो बेंजीन के वलय की रिंग को आकर्षित करने की होती है। तो बेंजीन के जो वलय बेंजीन वलय में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको आकर्षित करने की होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो होती है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस कारण हेलो एल्केन बेंजीन से लेस रिएक्टिव होते हैं। इसको जो अन्य क्रियाएँ हैं, यदि मैग्नीशियम धातु से यदि क्रिया कराई जाती है तो बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या हैलाइड कह लें, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको कहते हैं। अब यदि इसकी क्रिया शुष्क एलआई से कराई जाती है, यदि इसकी क्रिया शुष्क एलआई से कराई जाती है, सॉरी शुष्क ईथर के टू एलआई से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ भी ड्राई ईथर होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन फेनिल लिथियम बनेगा। और एलआई भी यदि इसकी क्रिया जैसे वुड जब क्रिया देखी थी, वुड जब क्रिया जैसा हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया हम सोडियम के साथ ClCH3, ठीक है, ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, देखो ये बन रहा है, यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच हो जा रहा है। टू NaCl। ठीक है, तो ये क्रिया है बुर्ज फिटिंग अप क्रिया। इस क्रिया का नाम है बुर्ज फिटिंग अप क्रिया। बुर्ज फिटिंग अप क्रिया इसका नाम। यदि यहाँ पर हम दोनों एक ग्रुप ले लेते हैं, Cl 2Na प्लस Cl और बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन ड्राई ईथर के साथ, तो ये बन रहा है डाइफेनिल प्लस 2NaCl। ठीक है, इस क्रिया का नाम फिटिंग अप क्रिया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, फिटिंग अप क्रिया, बुर्ज फिटिंग क्रिया, ये आपको देखना है। अब यदि इसी अपक्रिया को हम इस तरीके से कराएं, इसके दो मॉलिक्यूल हम इसके ले लें, प्लस 2Cu, ठीक है सर, कराते हैं तो यहाँ भी प्रोडक्ट यही बनता है। CO2I2 बन रहा है, ठीक है ना, ये वही बने डाइफेनिल। तो इस अपक्रिया का नाम है अलमान अपक्रिया। इसको होता है अलमान अपक्रिया। ठीक हो गया। इसमें एक अपचयन अपक्रिया होती है, यदि हम इसका अपचयन कर रहे हैं, जैसे हम वहाँ कर रहे थे हेलो एल्केन के केस में, इसका अपचयन करते हैं 2H, अब क्या आएगा आपको पता है, NiL युग्म का यदि हम NaOH के साथ उपस्थिति यदि हम अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर बेंजीन बनता है। जितने भी हमारे हेलो डेरिवेटिव में, चाहे
हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो, इन सब का ऑप्शन करने में हमें हाइड्रोकार्बन मिल रहा। ठीक है, तो HI बोले, यदि Cl लगा देते हैं यहाँ पर, चलो तो HCl हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे अब क्रिया हो गए, ध्यान दीजिए इसमें। अभी मेन नेम रिएक्शन को एक साथ लिख के आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने एज ए नेम रिएक्शन हम देखे हैं, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए आ रहा हूँ। सीधे हम न्यूक्लियोफिलिक क्रिया हमने देख ली और कुछ विशेष क्रिया हमने देखी है इसमें। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ये हाइड्रोजन परमाणु ओपी डायरेक्टिव होते हैं। अभी आपने देखा था कि ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जा रही है और इस वजह से ये ओपी डायरेक्टिव होते हैं। और दूसरी बात, -I प्रभाव के कारण इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी मंद गति से होता है। इसलिए इस अभिक्रिया के लिए कुछ हमें कठिन परिस्थितियाँ, कुछ हमें इस कंडीशन इसमें लगानी पड़ती है, तभी जाके ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएँ आसानी से दे पाती हैं। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर मैं आगे से बढ़ूँगा। ये स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन परमाणु ओपी डायरेक्टिव होते हैं। इसमें अगला प्रतिस्थापन ऑर्थोपेरा स्थिति में होता है और -I प्रभाव के कारण हेलो एरीन्स मंद गति से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएँ देते हैं और अतः इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे लिए कंडीशन हो गया। अब देखें क्या क्या इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएँ हो रही हैं और किन कंडीशनों को हम देख रहे हैं। पहला हैलोजनीकरण, इसमें क्या कहूँगा, देखो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं। इससे हम कैटलिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ये Fe लेंगे या FeCl3 करेंगे। ये पहले इससे क्रिया करा के इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, FeCl4 बनाएगा और Cl पॉजिटिव हमारा रह जाएगा। ये Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये इसमें अटैक करेगा। ठीक है नहीं, फिर क्या होगा इसमें, Cl एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और एक पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। दोनों मिलते हैं, लेकिन ये हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ और ये हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, 80% ये 20% ये हमें मिलता है हैलोजनीकरण। यानी क्लोरीन है क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन था ब्रोमीनीकरण और मिला के यहाँ पे हैलोजनीकरण कह देंगे अब इसको एज ए होल। अब अगला हमारा आएगा नाइट्रीकरण। पहले मैं क्रिया लिख दे रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। नाइट्रीकरण में देखो हम क्या, शांत H2SO4 H1 के मिक्सचर को हम गर्म करते हैं। इससे हमें ये मिलता है, नाइट्रोनियम आयन मिलता है। ये इलेक्ट्रोफाइल काम करता है और यहाँ पर ऑर्थोपेरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अगला है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। यहाँ पर सल्फोनेशन में क्लोरोबेंजीन के H2SO4 से क्रिया कराते हैं। इससे SO3H हमारा क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है। SO3H जो है यहाँ से इसके ऑर्थोपेरा पोजीशन पर क्या करता है, अटैक करता है। O क्लोरो क्या बोलते हैं इसका नाम, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक हो गया, ये इसका नाम। अगला हमारा है इंपॉर्टेंट, एक साथ ही दो क्रिया को एक साथ ले रहा हूँ। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया यदि हम CH3Cl से कराते हैं निर्जलीय की उपस्थिति में, हमें मिलता है 1-क्लोरो 2-मेथिल बेंजीन
और 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। ठीक है, नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे बोल रहा हूँ। 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन और 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। और यहाँ पर यह है, इसको ऑर्थो इसे बोलेंगे, इसका नाम इस ढंग से लेंगे, लेता हूँ इसको मैं, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, ओ क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन हो जाएगा पी क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक हो गया। तो ये जो क्रिया है इसमें एसिटिल ग्रुप जुड़ रहा है, इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया है, असल में ये है फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट, ये फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया है। इसे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और इसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये टोटल एज ए होल क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया है। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच हो रहा है और इसमें एसाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इसे हम बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया, और कभी स्पेशल नाम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ध्यान रखें, मैंने इसको एक साथ इसलिए आपको बता दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कुछ विशेष क्रिया मैं बताने जा रहा हूँ। यदि हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ, जलीय अमोनिया के साथ कराएं, ठीक है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ले लिया है, जलीय अमोनिया के साथ कराएं तो क्या बनता है, हमें एनिलीन मिलता है। और Cu2 अलग हो जा रहा है इसमें, प्लस H2। ठीक है, ये कभी क्लोरोबेंजीन का एनिलीन में इंटरकनेक्शन पूछ लिया जाता है, कभी एग्जाम में रिएक्शन देते हैं जगह छोड़ देंगे, तो इसलिए पता होना चाहिए ये आपको। एक प्रक्रिया और है इसमें, यदि क्लोरोबेंजीन की CuCN से विक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, (473 केल्विन पर यह बनता है साइनोबेंजीन। ठीक है, प्लस CuC। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इससे हम कई चीज़ें बनाएंगे। मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि साइनोबेंजीन जो होता है इससे हम क्या क्या अन्य प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगले स्टेप में मैं इसको लेने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की CuCN से हम क्रिया करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine 473 केल्विन टेम्परेचर पर। साइनोबेंजीन मिल रहा है, इसे बोलते साइनोबेंजीन। और देखो साइनोबेंजीन से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब क्रिया मैंने टाइम सेविंग की वजह से पहले लिख ली है, तो देखो इसको हम अभी जिक्र पहले भी कर चुके हैं। CuCN से क्रिया हम साइनोबेंजीन बन रहा है। देखो साइनोबेंजीन से अब क्या हो रहा है, यदि हम इसका जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो बेंजोइक अम्ल मिलता है। हमने वहाँ भी हेलो एल्केन के केस में भी हमने ये चीज़ देखी थी। आंशिक जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजामाइड मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यदि हम इसका अपचयन करते हैं NaC2H5OH से साइनोबेंजीन का, तो हमें क्या मिल रहा है, बेंजीनामीन मिल रहा है। ठीक है, और यदि हम इसका SnCl2HCl के साथ क्रिया कराते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो बेंजीलीमीन हाइड्रोक्लोराइड, और फिर इसका जलावरण करने पर क्या मिलता है, बेंजील्डिहाइड मिलता है। इस क्रिया को स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। नीचे वाली स्टीफन रिएक्शन, कौन सी, ये वाली जो हमने लिखी है। ठीक है ना, ये हमारी जो साइनोबेंजीन मिल रहा है इसका प्रयोग है। बहुत, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि साइनोबेंजीन बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, साइनोबेंजीन का बनना कितना इंपॉर्टेंट है, और साइनोबेंजीन के थ्रू जो आप कई तरह के ग्रुप में इंटरकन्वर्ट आप इसमें कर दे रहे। ठीक हो गया। इसमें जो अगली अपक्रिया आ रही है क्लोरल सी, ये क्लोरल से इसकी अपक्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन की, CCl3CHO, क्लोरोल है CCl3
CHO, ठीक है ना। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। यदि हम इसको करते हैं क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। देखो सब में हमारे पास एक एक हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है, जो हमें लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ वाले को हम लिख दे रहे हैं H, ठीक है। ये सब क्रिया क्या बनाती है, जो जल की वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और हमारे प्रोडक्ट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड हमारा बन रहा है ClCH। जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से हमारा कौन जुड़ रहा है, या हमारा क्लोरोबेंजीन जुड़ जा रहा है, पैरा क्लोरो, इसमें पैरा पोजिशन पर दिख गया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। दूसरे में ये जुड़ जा रहा है, ठीक है। इसका नाम है PP- डाइक्लोरो डाइफेनिल बेंजीन। सॉरी, PP- डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो ना 111 ट्राइक्लोरो इथेन। फिर कार्बन मेन है इथेन। असल में क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन में यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। असल में इथेन है हमारा ये, ठीक है ना। इस कार्बन में 1 में H जुड़ा है और 2 में हमारे पैरा पोजिशन में लगे हुए ये जुड़े हुए हैं। इसका IUPAC नियम हम ऐसे देखेंगे। असल में क्या है, इथेन तो है ये, ठीक है नहीं। तो इसको हम शॉर्ट में DDT बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। जब मलेरिया का प्रकोप हुआ था तो उस टाइम इसकी खोज की गई थी, लेकिन अब ये प्रदूषण, वातावरण में प्रदूषण ही उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसका उपयोग अब जो है लिमिटेड ही करते हैं, ठीक है नहीं। ये हमारा हेलोरिन की मुख्य अपक्रियाएँ होंगी, इनको आप देखेंगे और जो दिक्कत आएगी मुझसे पूछें। ये अक्सर में DDT एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आया था बनाने को। DDT का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, DDT कैसे बनाएं, क्लोरल से अपक्रिया पूछ ली जाती है, और स्टीफन अपक्रिया भी कई बार एग्जाम पूछ ली जाती है। इंटर कन्वर्जन में काफ़ी, इनमें से जितनी मैंने मैटर आपको बता रहा हूँ इंटर कन्वर्जन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप देखेंगे, जैसे जैसे आप शुरुआत की अपक्रियाओं को पढ़ते जाएंगे, आगे आपके लिए अपक्रिया, आगे कंपाउंड के रिएक्शन को पढ़ना आसान हो जाएगा। इंटर कन्वर्जन आपका आसान हो, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, रिविजन कीजिए, बाकी हम देखते हैं।